युद्ध के कारण जो है देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इसलिए बच्चों क्या करना पड़ा, योजना को रोकना पड़ा और प्रत्येक योजना था ठीक इसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, क्योंकि 69 क्या हो जाएगा 74 तक चली है। 19 है रुपया नहीं, तो इस पे बहुत ज्यादा क्या किया गया था, जोर दिया गया था, मनी। ठीक है, मनी है तो सब कुछ है मेरे प्यारे। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच कृषि पर ध्यान दिया गया था। किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर ध्यान दिया गया था। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार पुनः पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र में पुनः एक बार स्वागत है आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि इसमें से कोई बच्चे न्यू हैं तो आपको बता दें कि योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मन में होगा कि सर साइंस का तो प्रॉपर रूप से वीडियो आ रहा है, आर्ट्स का हम लोग का नहीं हो रहा है बच्चों। बस तुमको करना क्या है कि योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद प्रॉपर रूप से क्लास आपका मिलेगा। और इस पे भी जो है रोहित सर हैं, हम हैं और क्रिस आपके भैया है, सारा प्रॉपर रूप से सारे सर का क्लास चल रहा है। तो आप लोग फटाफट जो है जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीतिक। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बता दें कि नियोजित विकास की जो राजनीति है, नियोजित विकास की जो क्या है राजनीतिक, अर्थात हम कह सकते हैं कि देश आजादी होने के बाद, हमारा जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से चीजें अपनाई गई थी, क्या थी पंचवर्षीय योजना और सब क्या क्या नीति थी, उन सारे नीतियों को हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट बच्चों, ये आपका क्या रहा लर्निंग ऑब्जेक्ट। कहेंगे गुरुजी लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर से एक बार बता दें हम, लर्निंग ऑब्जेक्ट का यही मतलब होता है कि हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उन पॉइंटों को देखेंगे और उसके बाद देन हम लोग प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखिएगा, पहला टॉपिक है आपका भारत में नियोजन एवं उसके प्रतिमान, पंचवर्षीय योजनाएं, उनका स्थगन या नियोजन अवकाश, पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य प्रयोजन, इसके बाद आपका हरित क्रांति तथा उसके राजनीतिक परिणाम, योजना आयोग की जगह नीति आयोग, नहीं योजना आयोग की जगह नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की जगह क्या बच्चों, नीति आयोग। चलिए, तो योजना आयोग के जगह नीति आयोग क्या था, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका मोटिवेशनल, एक थोड़ा सा क्या कोटेशन कहिए या शायरी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, क्या कहते हैं समझिएगा, कहते हैं शिक्षा और प्रेरण का एक महत्व लाइन है, क्या है, सपनों वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपनों मेरे प्यारे बच्चों, सपनों वो नहीं जो हम सोते समय क्या करते हैं, देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। वाह, कितना जल्दी से आप लोग जल्दी से एक थम्स अप कीजिए कि हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है। सपना वो नहीं कि जब हम सो के देखते हैं, सपना वो है जो मुझे सोने नहीं देती है। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करना है और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से इतनी अच्छा से मेहनत करना है कि एग्जाम को फोड़ डालना है फोड़ना नहीं है, मतलब पूरे पेपर का जो भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चनों को करके आना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका ये रहा, भारत में नियोजन एवं उसके प्रतिमान। भारत में नियोजन जो है और उसके प्रतिमान, पहले कहिएगा सर नियोजन क्या है। नियोजन का यही तात्पर्य होता है कि कम रिसोर्स में, कम मुद्रा में, ठीक है, अधिक से अधिक किस प्रकार से लाभ को क्या कर दिया जाए, उठाया जाए। ठीक है, इसको आप आर्थिक नियोजन भी कह सकते हैं। और प्रतिमान मतलब स्वरूप, किस प्रकार हमने किए। ध्यान दीजिएगा, नियोजन के माध्यम से देश का विकास किया जाए, यह सोचा गया कि नियोजन के माध्यम से देश का क्या हो, विकास हो। इसके बाद इसी उद्देश्य से 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, कहिएगा सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो तो कुछ और हम जान रहे हैं, लेकिन बाबू 1938 की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति,
ठीक है, का गठन किया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या किया, गठन किया। यह क्वेश्चन रहेगा कि किसने गठन किया, तो कहेंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। आगे, इनके सिफारिश की सभी उद्योग एवं सेवाओं, जितना भी उद्योग है, उद्योग मतलब क्या होता है गुरुजी, सेवा मतलब क्या होता है, समझिएगा। उद्योग आप जानते हैं ना, फैक्ट्री, आप जानते हैं ना फैक्ट्री, बिल्कुल, जितना भी फैक्ट्री है वो क्या है ना, उद्योग है। और सेवा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप इकोनॉमिक्स में बिल्कुल आपको जो है अर्थशास्त्र में हम पढ़ाएंगे सेवा सब के विषय में। सेवा क्या है कि जैसे कि हम आपको क्या कर रहे हैं, एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। रेलगाड़ी जो है ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, क्या करती है, सेवा प्रदान करती है, ठीक है। वो सारा कुछ ये सेवा क्या है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सारा कुछ आपको जैसे इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो वहां सारा डाउट हम बच्चों क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां दिया हुआ रेलवे, जल मार्ग, जहाज रानी, खनिज संसाधनों तथा लोक उपयोगिता की सेवाओं, लोक उपयोगिता की बच्चों सेवाओं पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात ये जितना है ना, इन सब पे किसका नियंत्रण होना चाहिए, एक पार्टिकुलर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1944 में, ठीक है, 1944 में बंबई के 8 उद्योगपति, मेरे प्यारे बच्चों इस पे गौर करेंगे, 1944 में जो है बंबई के कितने 8 उद्योगपति एक जगह बैठे और इसी को अंततः जो है इसी मीटिंग को बॉम्बे प्लान कहा गया। क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान कहा गया। आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान क्या था, तो ध्यान दीजिएगा 1944 में मुंबई के 8 बड़े उद्योगपति ने अपनी योजना, ठीक है, योजना यानी बॉम्बे प्लान बनाई। योजना का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। मतलब जो उद्योगपति था ना, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में अपना देश क्या हो गया, आजाद। और देश के आजादी के बाद बच्चों भारत में जो है ना उतने ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, उतने ज्यादा संसाधन नहीं थे भारत सरकार के पास कि वह भारत को एक बेहतर आयाम दे सके। इसलिए इनके सहयोग करने के लिए भारत के जो उद्योगपति वगैरह सब थे, वह उद्योगपति जो है उनको क्या किए, सहयोग किए। और विदेशी कंपनी भी सहयोग किए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, जिस देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़े, यह योजना बॉम्बे प्लान कहलाते हैं। अर्थात बॉम्बे प्लान क्या है, तो कहेंगे गुरुजी बॉम्बे प्लान या बी प्लान भी इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बी प्लान कह सकते हैं बच्चों, बी प्लान यानी बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में कहेंगे कि गुरुजी 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा भारतीय सरकार के साथ समझौता करके और भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना ही बॉम्बे प्लान कहलाता है। समझ गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य यथासंभव प्रभावी रूप से ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को क्या करे, प्रेरित करेगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे कि भाई साहब आप इसको क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। ठीक है, ये जो बॉम्बे प्लान है, नियोजन की व्यवस्था, इसको क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला ये रहा आपका अगला टॉपिक है। टॉपिक हम लोग बॉम्बे प्लान को समझ लिए। अब ये हमारा है क्या, तो ये हमारा पंचवर्षीय योजना। क्या है बच्चों, पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा जाए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था या गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, हम यदि व्हाइट कलर ले लेते हैं ज्यादा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है बच्चों, जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ या गठन हुआ 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1900
1950 ईस्वी में कौन सी योजना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। और फिर जो है 51 से देन 1951 से स्टार्ट हो गया पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला बच्चों। ये हमारा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो कहिएगा 1951 से 1956। आइए ध्यान देते हैं पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पंचवर्षीय योजना के विषय में हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई एक आर्थिक पहल थी। ठीक है, इस आर्थिक योजना का उद्देश्य भारत के संसाधनों को बेहतर उपयोग करना, अर्थात भारत का जो संसाधन है, ठीक है, भारत का क्या है संसाधन, मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो संसाधन है उसको बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके। कहिएगा गुरुजी संसाधन क्या, अगर ये नहीं जानते हैं तब तो हम लोग अपने खुले आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सारा क्या है, संसाधन। ठीक है, ज्योग्राफी में रोहित सर आपके पढ़ाए ही होंगे संसाधन के विषय में, संसाधन क्या होता है, तो रोहित सर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते होंगे कि संसाधन जो है ना, यदि बात किया जाए संसाधन को, तो संसाधन मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक मानवीय संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन। संसाधन वे सभी वस्तुएं होते हैं जिनका उपयोग मानव अपने जीवन में लाभ के लिए प्रयोग करता हो, वो सारा कुछ क्या है, संसाधन है। या एक लाइन में कहा जाए, अपने आंखों के द्वारा जो भी दिखाई पड़ रहा है सामने वो सारा कुछ बाबू क्या है, संसाधन है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और व्यापार तथा कृषि पर, याद रखिएगा व्यापार और कृषि पर, शुरुआत जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो व्यापार और कृषि पे ही ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, समृद्ध रहना वही हो गया। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में लागू की गई थी और ठीक है मार्च 1956 तक चली। यानी कह सकते हैं कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था बच्चों, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, यदि हम पहले पंचवर्षीय योजना के विषय में चर्चा कर ले तो वो आपका ये हो जाएगा कि 1 अप्रैल, बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल, ठीक है हम इधर लिखते हैं 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है चला था कितना 31 मार्च 1956 तक मेरे प्यारे बच्चों, 1956 तक चला था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए अब समझिएगा कि सरकार, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने तीसरी, ठीक है सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया। योजना अवकाश क्या किया, घोषित। क्यों किया घोषित, क्योंकि देश में ना आप तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे कि जो है करें कि सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच अवकाश मतलब छुट्टी क्यों किया, क्योंकि जो पाकिस्तान बार बार युद्ध कर रहे थे और चाइना वाले जो बार बार क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, इन दोनों के युद्ध के कारण जो है देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इसलिए बच्चों क्या करना पड़ा, योजना को रोकना पड़ा और प्रत्येक योजना के लिए 5 वर्ष क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। अब समझिए कि पैकेट में पैसा न है और कहिएगा पप्पा कि पप्पा दशहराम जींस दिलाइए दीजिए, ये कोई बात हुआ अगर रहेगा घर में तभी न दिलाएंगे जी, लेकिन इसमें जो प्लान आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर पैसा नहीं है तो यही क्या हो गया, प्लान कैंसिल, क्या कहला है, अवकाश। उसी प्रकार से पंचवर्षीय जो योजना है उस योजना में छुट्टी जो हुई उसी को योजना अवकाश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच हुआ था। ठीक है, 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश का मुख्य कारण था 1962 का चीन, याद रखिएगा 1962 का चीन और भारत का युद्ध, 1962 का चीन और भारत का युद्ध। फिर 1965
देखो अब देखो लगले लगले युद्ध हो गया। 62 में तो उभरे ही युद्ध से फिर 65 में क्या कर दिया, भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया था, हमला कर दिया था। संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी, ठीक है, संसाधनों की कमी और बढ़ती क्या थी, महंगाई थी, ठीक है बच्चों, क्या थी, महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वर्षीय, ध्यान दीजिएगा, 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई थी, तैयार की गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिए। अब नए टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं और ये आपका टॉपिक रहा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख प्रयोजन। कहते हैं पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष में आता है। पंचवर्षीय योजना जो है कार्यकाल क्या था, हर 5 वर्ष था। करा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। क्या है, आर्थिक कार्यक्रम है। और याद रखिएगा 1947 से 2017, 1947 से बच्चों 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार रहा। अवधारणा का क्या रहा बाबू, आधार रहा। नियोजन की अवधारणा का क्या रहा, आधार रहा। चलिए उसके बाद अगला आपका टॉपिक है, ये रहा अगला टॉपिक, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति एवं उसके राजनीतिक परिणाम। तो 2 क्वेश्चन यहां से है, क्या है, हरित क्रांति तथा उसके राजनीतिक परिणाम। तो पहले हम लोग हरित क्रांति को देख लेते हैं, फिर उसके दिन राजनीतिक परिणाम को भी देखेंगे। तो ये रहा आपका हरित क्रांति। क्या था हरित क्रांति, आइए हम लोग समझते हैं। कृषि क्षेत्र में हुए शोध, तकनीकी बदलाव और अन्य कदमों का एक समूह था। अन्य कदमों का बच्चों क्या था, एक समूह था। कृषि के क्षेत्र में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, ठीक है। और जो है कृषि क्षेत्र में मेनली जो है आपको याद रखिएगा गेहूं के लिए, ठीक है, गेहूं के लिए जो है हरित क्रांति प्रचलित है। याद रखिएगा गेहूं के लिए हरित क्रांति क्या है, प्रचलित है। इसका मकसद खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर नहीं या बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। देश किसी पे आश्रित बच्चों नहीं रहे, देश क्या बन जाए, आत्मनिर्भर। जब आपके पैसा मान ले जाए आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो बेफिजूल किसी से लीजिएगा क्या, या गुरुजी जब अपने पास पैसा है ही तो दूसरे से क्यों लेंगे। वही बात है, जब देश प्रथम जो है हरित क्रांति जो आया था, हरित क्रांति का तात्पर्य यही था बच्चों कि अत्यधिक फसलों की उपजाऊ करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हरित क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, कौन कौन सी बातें देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक, ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी दशक मतलब क्या होता है, दशक 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष का एक पेयर ले लीजिए, इसको कहेंगे क्या, एक दशक, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष को एक दशक होता है और जितना 10-10 वर्ष है उतना क्या हो जाएगा, दशक हो जाएगा। 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत थी 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक, याद रखेंगे बच्चों, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी वीडियो के लास्ट में हम आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, वहां आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, क्या आंसर छापना है। करा M, ठीक है, के ध्यान दीजिएगा स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन होगा, क्या होगा, MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहिए गुरुजी ये क्या है, नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, ध्यान दीजिए बच्चों, MS स्वामीनाथन, MS स्वामी जो नाथन है ये आपका है किसमें, तो याद रखिएगा बच्चों ये जो आपका जो है चलिए मिटा दिए ना, कोई बात नहीं है, चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका है ना नॉर्मन बोरलॉग, ये याद रखिएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का क्या है, जनक,
विश्व में हरित क्रांति का क्या है बच्चों? हरित क्रांति का क्या है? जनक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहीं पर भारत में यदि पूछ लिया जाए तो भारत में कहिएगा MS, ठीक है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक बच्चों MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाए तो कहिएगा नॉर्मन बोरलॉग। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समानता मूलक समाज के निर्माण की गति को प्रदान किया। हरित क्रांति जो है समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो भी किसान व्यक्ति थे उनका जो है क्या हुआ? अत्यधिक क्या होने लगा? विकास होने लगा। कहने का मतलब है जब खेत में अत्यधिक उपज होगा तो पैसा भी क्या होगा? एक निश्चित अमाउंट आएगा मोटे तौर पर। इसलिए धीरे धीरे किसानों की स्थिति भी क्या हो गया? ठीक हो गया। इसे छोटे मध्य स्तर के किसानों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आ गई। हम तो बोले ही थे कि छोटे छोटे जो किसान थे उसका जो है एक अच्छा लेवल हो गया, पैसे को लेकर स्थिति बहुत क्या होने लगा बच्चों? ठीक होने लगा। इससे ध्यान दीजिएगा, इससे उनमें शिक्षा तथा राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। शिक्षा तथा राजनीतिक चेतना का क्या हुआ? विकास। पहले आपके पास 5 रुपया है, पहले खोने के लिए सोचिएगा ना। यदि वहां से 5000 बन जाए तब सोचिएगा अपने घर में जो है, घर का जो भी छोटा बच्चा वगैरह सब है उसको क्या किया जाए? समुचित रूप से जो भोजन है, पौष्टिकाहार भोजन तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा भी क्या है? जरूरी है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के समय की बात किया जाए ना तो शिक्षा हर एक इंसान के लिए क्या हो चुका है? जरूरतमंद चीज बन चुका है। इसलिए जिस तरह आपका ये वस्त्र है शरीर को ढांकने के लिए, उसी प्रकार शिक्षा आज के समाज में है, समाज में ठीक ढंग से चलने के लिए। इस बात को अगर मानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। हाँ गुरुजी बिल्कुल आपने जो बताए वो क्या है? सही है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कहिएगा गुरुजी पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो है ना ये नीति आयोग क्या है? ठीक है, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग के विषय में भी हम आपको क्या करेंगे? समझाएंगे कि नीति आयोग क्या है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत क्या हुआ? इस प्रकार से क्या हुआ? बढ़ते चला गया, धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र को अपना बढ़ाया। पंचवर्षीय योजना क्या है? ठीक है, देश की अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी हम लोग क्या करने वाले हैं? लेने वाले हैं कि कौन कौन से पंचवर्षीय योजना। ऐसे तो बाबू अगर कहा जाए पंचवर्षीय योजना 1947 से स्टार्ट हुआ, उसका जो कार्यकाल धीरे धीरे क्या हुआ? कामकाज करना शुरू हो गया और 1951 से क्या हुआ? शुरू हुआ था, ठीक है। तो मोटा मोटी 1947 से 2017 तक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा कि उससे पहले ही क्या हुआ था? नीति आयोग की स्थापना हो गया था 1 जनवरी 2015 में। तो वो सारे कुछ हमें अभी नहीं पढ़ना है। इसमें जो एग्जाम को लेकर ये वन शॉट है, क्रैश कोर्स, जो एग्जाम में 100% पूछेगा, अभी उसी चीज को लेकर आए हैं आपके गुरुजी। और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आपके छोटे मुनिया मुनि, ठीक है, मतलब आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे, एक नए अंदाज में अलग से जो है आपका एक अलग क्लास स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वो बच्चे एग्जाम कब देंगे? तो वो एग्जाम देंगे 2026 में, उसके लिए एक अलग से क्लास चलेगा। ये आपका सिर्फ जो एग्जाम में आने वाला है उसी को हम लोग क्या किए? टारगेट किए हैं बच्चों। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है पंचवर्षीय योजना। तो चलिए यहां से क्या आ गया? VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। तो VVI क्या आ गया? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखें। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका कोई 2 विशेषताएं। आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो समाज है वह क्या हो गया? बेहतर हो गया। और पहला, उससे पहले अगर ये पहला समझते हैं तो दूसरा समझिए कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या हुआ? विकास हुआ। आइए देखते हैं। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। सर्वोच्च प्राथमिकता मतलब कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें सबसे मेन टारगेट था
कि कृषि और कृषि क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो हर एक भारत के एक एक लोगों को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उस समय की बात है कि यदि सुबह खाते तो शाम के लिए क्या करना पड़ता, सोचना पड़ता। इसलिए हमारे सरकार ने क्या किए कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें जो है भोजन को टारगेट किया, दैट मीन्स हमारे खाद्य सामग्री को टारगेट किया। तो याद रखिएगा इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, साथ ही सिंचाई विद्युत की परियोजना पर भी बल दिया गया। किस पे, सिंचाई और विद्युत, क्योंकि विद्युत रहेगा तभी तो घर में बल्ब जलेगा, नहीं चलिए ठीक है। और देश का सर्वांगी विकास, देश का सर्वांगी विकास मतलब जिसको आप लोग चौमुखी विकास कह सकते हैं। ठीक है, जब देश में चारों तरफ से विकास ही विकास की बात किया जाए उसे चौमुखी विकास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन से पहले यही अपन क्या है ना, अगर बात किया जाए तो इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी में मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, यही अपना क्या है भारत। और देख रहे हैं ना ये क्या है, पैसा है, रुपया, रुपया नहीं तो इस पे बहुत ज्यादा क्या किया गया था, जोर दिया गया था, मनी। ठीक है, मनी है तो सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? मेरे प्यारे बच्चों हम बताएं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेरे प्यारे बच्चों उद्योग था। क्योंकि एक बात बताते हैं, यदि हम कृषि का विकास बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त आधार पर यदि हम, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कृषि जो है कृषि क्षेत्र पर जोड़ दिए और अच्छा खासा गेहूं वगैरह सब क्या हुआ ना, इससे अच्छा खासा क्या आने लगा, तो गेहूं, ठीक है, खाद्य सामग्री गेहूं, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बिजली भी छोटे मोटे पैमाने पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई। तो यदि ये आपका समझिए, यदि हम एक बात आपको समझा रहे हैं बच्चों, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हमें खाद्य, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके विषय में बात करते हैं, खाद्य सामग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यदि इसको आप कह सकते हैं क्या, भोजन कह सकते हैं, भोजन हो गया। ये आपका बिजली मतलब क्या हो गया, लाइट, ये लाइट हो गया। इसके बाद सिंचाई मतलब क्या हो गया, पानी हो गया। जब इतना कुछ हो गया, और कृषि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कब था, 1951 से 1956 तक ये पहला पंचवर्षीय योजना था मेरे प्यारे बच्चों। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र, गेहूं, बिजली, सिंचाई, बिजली हालांकि उद्योग क्षेत्र में आता है वो हम बताएंगे, लेकिन कुछ इन लोगों पर भी, इन चीजों पर भी ध्यान दिया गया था। जब इतना कुछ है तो नहीं सोचेंगे कि और कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसके कारण क्या हो जाए, हमारे देश का विकास और भी बढ़ जाए। तो इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसमें देखा गया, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1900, ध्यान दीजिएगा, 56 से, ठीक है, 1900 कितना तक, 61 तक, 1900, ध्यान दीजिएगा, 1956 से 1961 तक क्या किया गया था, देखा गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए 1956 से 1961 क्या देखा गया था, तो उद्योग, कल कारखाना जिसको हम कह सकते हैं, क्या देखा गया था बच्चों, ये देखा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यही जो है उद्योग है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ही ध्यान सरकार का गया था। ठीक है, देख लेते हैं इसको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण, देखिए बताए ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण पर बल देना था। इसमें इस बिंदु पर जोर दिया गया था कि कृषि की तरह उद्योग क्षेत्र में भी देश का यथाशीघ्र विकास होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपका पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच कृषि पर ध्यान दिया गया था, किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर ध्यान दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ही क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या श्वेत क्रांति क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, या श्वेत क्रांति क्या है? दोनों एक ही है, या आप इसको व्हाइट रिवोल्यूशन कह सकते हैं, श्वेत क्रांति कह सकते हैं, या आप इसको ऑपरेशन फ्लड कह सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या है याद रखिएगा, हम बता दें बच्चों आपको, इसमें दूध के क्षेत्र में, ठीक है, ये जो क्रांति हुई थी, कौन क्रांति? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ये दूध के क्षेत्र को लेकर किया गया था। किस क्षेत्र को लेकर? दूध के क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर किया गया था। देश के सरकार द्वारा किसानों को अच्छे किस्म के, अच्छे नस्ल की गायों उपलब्ध कराए गए थे ताकि दूध के क्षेत्र में क्या हो? बढ़ाव हो। देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, थोड़ा सा तुतला गए, कोई बात नहीं है। चलिए तो हम लोग ये देख लेते हैं, ये क्या है ना? श्वेत क्रांति है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन, उपलब्धियां और समस्याएं, संभावना जो भी है उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति दूध क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा, दूध क्रांति से संबंधित है, जिसमें दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। मतलब इस प्रकार से सरकारों ने ध्यान दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध का क्या हो? बढ़ोतरी हो, देश में ज्यादा से ज्यादा दूध का बढ़ोतरी हो, और आज उसी का परिणाम है कि भारत भी गिने चुने देश में आते हैं दूध उत्पादन को लेकर, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। योजना अवकाश का अर्थ अभी समझाई है, फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1900, याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बाद के क्रम में व्यवधान पड़ गया। क्या हो गया? व्यवधान, क्योंकि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध और सेना के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था, उनमें उसके कारण ही क्या हुआ? व्यवधान पड़ गया। इसलिए एक वर्षीय योजना, ठीक है, एक वर्षीय योजना वर्णी जिन्होंने 1966 से 67 और 1967 से 68 तथा 1968 से 69 की अवधि को लिया, 1968 से 69 की अवधि को लिया। मेरे प्यारे बच्चों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, क्योंकि 69 में 5 जोड़िएगा क्या हो जाएगा? 74 तक चली। याद रखिएगा, 1969 से 1974 पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे बच्चों चला। 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं थी, ठीक है, आर्थिक यहां होगा, ठीक है, यहां पे आर्थिक होगा। वार्षिक योजनाएं आर्थिक रूप से चलाए गए, आर्थिक रूप से क्या किए गए? चलाए गए। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम यही टूट गया, यही क्या हुआ ना? टूट गया युद्ध को लेकर। इसी को योजना अवकाश कहते हैं। ये जो बीच में चल रहा था और बीच में क्या हो गया? टूट गया। ये जो लेयर टूट गया 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और इसके बाद देन चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1900 क्या हुआ? 74। तो बीच में जो गैप हुआ, इसी गैप को हम लोग योजना अवकाश कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम को लिखें। अब हरित क्रांति के क्या हैं? 2 सकारात्मक। तो कृषि एवं लाभकारी व्यवस्था हो गई, अधिक लोग कृषि की ओर आकृष्ट हो गए, ठीक है, और नई तकनीक के प्रयोग से कृषि का मशीनीकरण हो गया। कृषि का क्या हो गया? मशीनीकरण। हरित क्रांति के कारण जो है, कहते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक 2 परिणाम लिखे हैं। तो कृषि का क्या हो गया? मशीनीकरण। आप देख सकते हैं गेहूं वगैरह सब अब मशीन से गांव में कटने लगा। उसके बाद अतः मशीनों एवं वस्तुएं बनाने वाले कारखानों का विकास हुआ, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिला। अधिक लोगों को क्या मिला बच्चों? रोजगार मिला। चलिए हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव को लिखें। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा बच्चों। एग्जाम में ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका यहां लिखा हुआ वीवीआई सब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन को सिर्फ आपके अनुराग सर लेकर आए हैं। ये नहीं कि मतलब कुछ भी उठा के चला है, नहीं, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। और एक बार विश्वास तो करके देखो, दैट मीन्स आप अपने सर से प्यार करके तो देखो। प्यार का नाम ही क्या है? विश्वास। अगर विश्वास है तो प्यार है। तो अपने सर से यदि विश्वास है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं एकदम 100% जो है एग्जाम में आएगा, और पिछले 5 वर्षों से बच्चों का विश्वास रहा है ऑफलाइन सेंटर में, तो आप लोग भी
विश्वास कीजिए और 100% यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। जब एग्जाम दे के आइएगा तो जरूर याद कीजिएगा अपने सर को, ठीक है, रोहित सर को, अनुराग सर को, क्रिश सर को, जो भी आर्ट्स पढ़ाते हैं उन सारे सरों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हरित क्रांति का ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का, ये क्या हो गया, अच्छा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं बच्चों। चलिए हरित क्रांति, ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का लाभ उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही अधिक मिला। क्या मिला? ये लाभ मिला। फिर से सुनिएगा, ये आपका नकारात्मक है। नकारात्मक बोले तो गुरुजी निगेटिव। हरित क्रांति के क्या बुराई है, आइए ध्यान देते हैं। हरित क्रांति का लाभ उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही अधिक मिला और वह संपन्न हो गए, और वह क्या हो गए? संपन्न। और दूसरे जिसका उपजाऊ क्षेत्र मिट्टी नहीं था उसका ऐसे ही रह गया। ये तो नकारात्मक बात है, ठीक है। होना चाहिए सबके लिए, नहीं होना चाहिए तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका ये क्या है, खेत है समझिएगा, और ये उपजाऊ नहीं है, दैट मीन्स उपजाऊ नहीं है, तो क्या इसके लिए बीज वगैरह सब वैसा तैयार होना चाहिए? अगर बीज की बात करते हैं तो वैसा तैयार होना चाहिए जिससे कि ये क्या हो, इस खेत में भी फसल हो। तो ऐसे किसानों के लिए दिक्कतें थी, यही था नकारात्मक। आइए, गैर उपजाऊ क्षेत्र के किसानों की गरीबी में कोई कमी नहीं आई। मतलब जिसका खेत में उपजाऊ मिट्टी नहीं था उसमें कोई मतलब जो है ना अंतर नहीं आया। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वैसे किसान का भी ध्यान देना चाहिए। अब मान लिया किसी गंगा नदी के तट पर किसी का है जो है, आप सावन भादों में वह खेत डूब जाती है, मेरे प्यारे बच्चों बताओ वह कैसे जिएंगे? फिर जो वैशाख जो दिन आपका जो है, वैशाख का समय जो है, जून जुलाई का समय आता है, वो जो फसल होता है वो फसल के लिए जो है उन्हें भी तो कुछ राहत होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो है एक अच्छे वैसे किस्म का जो है बीज बनना चाहिए जो उसकी मिट्टी के लिए क्या हो, अनुकूल हो। तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक? याद रखिएगा, हर एक अच्छे लोगों के लिए हर एक जो भी वस्तु है जितना अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ जो त्रुटि भी होगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसमें क्या है ना, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 100% क्या है, सही है। गुलाब का फूल भी है तो उस नीचे क्या है, कांटा है। कमल का फूल भी है तो उसका नकारात्मक ये है कि वो कीचड़ में खिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो सारे किसी ना किसी चीजों में क्या है, दिक्कत तो है ही मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भारत में चलिए, जिसका इंतजार था, नहीं जिसका आपको बेसब्री से क्या था, इंतजार था, वो इंतजार क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नहीं कहते हैं जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। नहीं चलिए प्यारे बच्चों, मुझे गीत तो आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव भी जो है लाए हैं कि नहीं लाए हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लाए हैं। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। तैयार हैं? कहिए यस सर, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, ठीक है। तैयार रहना भी चाहिए क्योंकि आप लोग और हम लोग मिलकर एक बात सोचे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या तोड़ना है? एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से बनाना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से बना के आते हैं, समझिए मुझे कितनी खुशी होगी, योद्धा परिवार को कितना खुशी मिलेगा कि मेरा स्टूडेंट जो है बेहतर किया है, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए हम लोग रेड लेते हैं। आइए, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति, बिल्कुल गलत है, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और वित्त मंत्री ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही था भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष। थोड़ा सा एक चीज हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा योजना आयोग। तो याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च मेरे प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष पूछा गया है उस समय के प्रधानमंत्री, जिस समय योजना आयोग की बात होगा, जिस योजना आयोग की बात होगा उसका अध्यक्ष उस समय प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री होगा वही। जैसे अभी नीति योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है और वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो हम लोग कहेंगे वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के सामाजिक
समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्यान रखा गया है। कहते हैं किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को ध्यान में रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है सही, अच्छा ये आपका हो जाएगा दूसरी, ठीक है, और यही आपका क्या है सही। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है समाज में सामाजिक प्रतिमान को ध्यान में रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें दिया हुआ है तो एक चीज को आप लोग क्या कीजिए समझ लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना कब होगा, 1900 कब होगा, 1951 से 1900 कब 56 तक ना। चलिए ठीक है, 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत क्या हो गया था, झमेला हो गया था, और उसके बाद जो है ये इसी को हम लोग क्या कहे थे, योजना अवकाश कहे थे। तो यहां तक तो सीरियल चला था, लेकिन यहां पर क्या हो गया था, योजना अवकाश हो गया था। फिर ध्यान क्या हुआ था, शुरू हुआ था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि तीसरा सवाल ये रहा, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना की अगर बात किया जाए उसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, और पूरा डेट अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 6 अगस्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्र विकास परिषद का क्या है, गठन हुआ है, ठीक है, 1952 ईस्वी में। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया स्थापना, ये क्या हो गया स्थापना, ठीक है। और यदि इसके अध्यक्ष कह दे, ठीक है, अध्यक्ष कह दे, अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा राष्ट्र विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या आप लोग समझ रहे हैं, बोलिए यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह आपका अगला सवाल, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ, तो वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन, ये तो सही बात है। दुष्परिणाम मतलब क्या हुआ, दुष्प्रभाव मतलब क्या होता है बच्चों, गलत। तो वाणिज्य वस्तुओं का अधिक उत्पाद, ये तो था ही। कृषि का मशीनीकरण, ये भी सही बात है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग बिल्कुल फसल पे किया गया था, लेकिन सामाजिक, ध्यान दीजिएगा यही गलत है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही ऑप्शन क्या है सही, क्योंकि दुष्प्रभाव के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, जल्दी से कमेंट बॉक्स को छाप दीजिए, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा तो एमएस है ना, एमएस है ना, एमएस स्वामीनाथन। तो ये आपका सही है। लेकिन अगर इसी भारत के जगह अगर यहां पर कर देता विश्व, क्या कर देता, विश्व कर देता, तो क्या होता, जल्दी से बताइए। विश्व कर देता तो अभी आपको तुरंत बताए हुए हैं, क्लास में बताए हुए हैं। ये होमवर्क रहा आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, नॉर्मन बोरलॉग, यही थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। वर्गीज कुरियन कौन थे, तो वर्गीज कुरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। याद रखिएगा श्वेत क्रांति, कौन क्रांति बच्चों, श्वेत क्रांति के क्या थे, जनक थे। याद रखिएगा वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का, और एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति का क्या थे, जनक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल, नीति आयोग का निकाय क्या है। तो ये गैर संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना। ये अगला क्वेश्चन है ना, हाँ चलिए ठीक है। तो पूछ रहा है कि नीति आयोग कौन सी निकाय है। ये तो एक्स्ट्रा प्लान किया गया है देश को क्या करने के लिए, निर्माण करने के लिए। गैर मतलब क्या होता है, दूसरा, जो संविधान के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब संवैधानिक निकाय है नहीं, ये है आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी सही, गैर संवैधानिक निकाय। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। नीति आयोग का कौन सा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक, ये तो हो गया था ना, चलिए ये भी हो गया था, अभी बता दिए। ये हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं। भारत में 10 सूत्रीय कार्यक्रम, जल्दी से बताइए, आपको बताए हुए लाइव क्लास, याद रखिएगा। अब लाइव क्लास का समय क्या हो गया, चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास अब आपका 7 बजे से चलती है। आर्ट्स की लाइव क्लास योद्धा एकेडमी आर्ट्स
योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल पे शाम के 7 बजे डेली हम लोग लाइव आते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कल आपके रोहित जी आए हुए थे, नहीं रोहित भैया आए हुए थे, और आज हम आएंगे, ठीक है 7 बजे। जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा, आज मतलब जब वीडियो जाएगा तो अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और याद रखिएगा 10 सूत्रीय कह दे, ध्यान दीजिएगा, यदि 10 सूत्रीय कहे, ठीक है, या 20 सूत्रीय कहे, 20 सूत्रीय कहे, ये दोनों आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, बुक में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन याद रखिएगा 10 सूत्री और 20 सूत्री इंदिरा गांधी ही किए थे, ठीक है। और याद रखिएगा संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम किए थे। चलिए उसका 5 सूत्री कार्यक्रम उसके लिए था, और उन्होंने उन सूत्रियों को बनाकर देश के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो आप जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का 1961 से 1966। कहिएगा गुरुजी कैसे हो गया, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो अच्छा बताओ, तुम ही लोग बताओ, पहला जो है, पहला यदि हम बात करते हैं तो बताओ, तुम लोग जल्दी जल्दी तुम लोग लिखो, हम नहीं, क्योंकि हम बहुत बार तुमको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। यदि हम दूसरा की बात करें, दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा 1956 से क्या 1961, और तीसरा की बात करें, तीसरा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1961 से 1966। देखो का हो तो इन लोग देखो कि कोनो ऑप्शन बा, तो हनी लोग देखी कोनो ऑप्शन बा कि ना, तो बोलिएगा हाँ गुरुजी है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही जवाब है ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब है। ये देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है या तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? अभी आपको बताए हैं कि MS स्वामीनाथन का संबंध जो है यह किससे है, श्वेत क्रांति से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो आप जानते हैं गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, MS स्वामीनाथन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? अभी आपको बताए थे 15 मार्च 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की यदि हम बात करें तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 तो है ही। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ? आप जानते हैं 6 अगस्त 1952। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि गुरुजी जानते हैं 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 में आपने बताए थे कि किसकी स्थापना हुआ था? ध्यान दीजिए किसकी स्थापना हुआ था, तो राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्र विकास परिषद। और इसका जो अध्यक्ष होता है, क्या अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के PM होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे PM, दैट मींस प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? इतना हल्का गुरुजी क्वेश्चन लाइएगा, क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो लाना तो पड़ेगा ना। तो उन्हीं लोग कहोगे कि गुरुजी छोड़ दिए थे क्वेश्चन, ये तो नहीं मिला था। लाना पड़ता है। जल्दी से इसका आंसर तुम लोग बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बीजेपी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप। वो बचपन याद करो, कमल कमल, ठीक है, तो कमल छाप चुनाव चिन्ह था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप क्या था? मेरे प्यारे बच्चों मॉडल की बात हो रही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा, समझिएगा ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस, ठीक है, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। यदि पहला पंचवर्षीय योजना की बात करेगा ना तो ये आपका जो हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, और ये आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 110%।
हेरोड डोमर मॉडल आधारित थी किस पर? पहली पंचवर्षीय योजना, और पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ। अध्यक्ष जो है अभी आपको बताए हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम शुरुआत की गई थी? किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम? तो इसमें क्या पूछा है आपसे? पीएम के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? तो मोहन, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है। और इसके साथ सहयोग कर रहे थे कौन? सोनिया गांधी, ठीक है, याद रखिएगा सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और इसमें जो है याद रखिएगा यदि मनमोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है और सोनिया गांधी है तो इन्हें कहिएगा आंसर गलत है, मार दीजिएगा सोनिया गांधी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर चेंज नहीं हुआ, मनरेगा कार्यक्रम का आरंभ किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, और इस मनरेगा कार्यक्रम में 100 दिनों का वादा था कि भाई आपको क्या करेंगे? काम देंगे। एक वर्ष में 366 या 365 दिनों में 100 दिन क्या देंगे? कार्य देंगे। चलिए अगला, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री जो है ना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री 15 अगस्त। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हाइट अगर कलर ले लें तो ज्यादा आप लोग को दिखेगा, ठीक है। चलिए पीएम जो है ना, पीएम याद रखिएगा 2014 में दिल्ली के लाल किला से, दैट मीन्स 15 अगस्त को भाषण दिए थे। 15 अगस्त 2024 को क्या किए थे? भाषण दिए थे कि हम आगे समय जो है योजना आयोग के जगह नीति आयोग का क्या करेंगे? गठन। और उन्होंने जो है नीति आयोग का गठन, याद रखिएगा नीति आयोग, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग का जो गठन किया था वह किया था 1 जनवरी 2015 में। 2015 मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2015। देखिए इसमें ऑप्शन है, हाँ है गुरुजी, बिल्कुल कहिएगा गुरुजी बिल्कुल है। तो ये आपका हो जाएगा बिफोर बॉल। नीति आयोग का गठन कब हुआ? एक पूरा डेट पूछे तो 1 जनवरी 2015, लेकिन सिर्फ डेट ईस्वी दिया हुआ है, मान लीजिए 2015, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? अभी आपने पढ़े, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। नीति आयोग, इस बार पूरा डेट दे दिया है, बना दीजिएगा, छोड़ दें कहिए गुरुजी बताइए दीजिए ना। चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर अभी तुरंत बताए हुए हैं 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष? तो अभी जानते हैं भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है। तो ऑप्शन जो है आपका ए क्या है? सही है। चलिए इसके बाद आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, खल्लास हो गया। वन शॉट का मतलब ही बच्चों यही होता है कि क्या होता है वन शॉट का मतलब? तो वन शॉट का मतलब ही होता है एक क्लास एक चैप्टर खल्लास। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपके अनुराग सर कैसे, किस प्रकार से और किस तरह से पढ़ाए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट का जल्दी से क्लास होनी चाहिए वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ताकि हम पढ़कर क्या कर सके, आपके लिए वो सेवा उपलब्ध करा सकें और कर सकें। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।